हेलो एवरीवन। आज हम सीखेंगे इक्विटी रिसर्च का थर्ड पार्ट जो है वैल्यूएशन। पिछले वीडियो में हमने इक्विटी रिसर्च के स्टेज 1 और स्टेज 2 को समझा। स्टेज 1 बिजनेस को समझने से रिलेटेड था और दूसरा स्टेज कंपनी के फाइनेंशियल परफॉर्मेंस को समझने से रिलेटेड था। कोई व्यक्ति स्टेज 3 तक तभी आगे बढ़ सकता है जब वो पहले के दोनों स्टेज के रिजल्ट से कन्विंस हो। स्टेज 3 स्टॉक वैल्यूएशन से रिलेटेड है। एक इन्वेस्टमेंट को तभी एक बड़ा इन्वेस्टमेंट माना जाता है जब एक अच्छा बिजनेस एक अच्छी प्राइस पर बाय किया जाता है। वास्तव में मैं ये कहूँगा कि एक मीडियोकर बिजनेस को बाय करना पूरी तरह से ठीक है जब तक कि आप इसे अच्छी प्राइस पर खरीद रहे हैं। जब इन्वेस्टमेंट की बात आती है तो ये केवल प्राइस के महत्व को दिखाता है। इस वीडियो का ऑब्जेक्टिव आपको प्राइस को समझने में मदद करना है। किसी स्टॉक की प्राइस का एस्टिमेशन वैल्यूएशन टेक्निक से लगाया जा सकता है। वैल्यूएशन आपको कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू को डिटरमाइन करने में मदद करता है। हम कंपनी के इंट्रिंसिक वैल्यू की कैलकुलेशन करने के लिए डिस्काउंट कैश फ्लो (डीसीएफ) नामक एक वैल्यूएशन टेक्निक का उपयोग करेंगे। डीसीएफ प्रोसेस के अनुसार इंट्रिंसिक वैल्यू फ्यूचर के सभी कैश फ्लोज को पर्सपेक्टिव में रखते हुए कंपनी के परसीव स्टॉक प्राइस का इवैल्यूएशन है। डीसीएफ मॉडल कई कंसेप्ट से बना है जो एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं। नेचुरली हमें इन कंसेप्ट में से प्रत्येक को व्यक्तिगत रूप से समझने और फिर इसे डीसीएफ के रिलेटेड रखने की आवश्यकता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी (टीएमवी). टाइम वैल्यू ऑफ मनी फाइनेंस में मोस्ट इम्पोर्टेंट रोल प्ले करता है। टीएमवी लगभग सभी फाइनेंशियल कंसेप्ट में अपना योगदान पाता है, चाहे वो डिस्काउंटेड कैश फ्लो एनालिसिस, फाइनेंशियल डेरिवेटिव प्राइसिंग, प्रोजेक्ट फाइनेंस, कैलकुलेशन ऑफ एन्युइटीज एटसेट्रा। इनमें टाइम वैल्यू ऑफ मनी एप्लीकेबल होता है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी को एक कार के इंजन के रूप में सोचिए जिसमें कार ही फाइनेंशियल वर्ल्ड है। टाइम वैल्यू ऑफ मनी के कंसेप्ट इस फैक्ट के अराउंड घूमते हैं कि टाइम वैल्यू ऑफ मनी के साथ सेम नहीं रहता है। मतलब 100 रुपये का वैल्यू अब से 2 साल बाद वास्तव में आज के रूप में 100 रुपया नहीं होगा। जब भी टाइम बीतता है एलिमेंट ऑफ अपॉर्चुनिटी होती है। उस अपॉर्चुनिटी के लिए मनी की अकाउंटेबिलिटी करनी होगी। अगर हमें वैल्यूएशन करना है तो फ्यूचर में आज हमारे पास जो पैसा है उसका वैल्यू क्या होगा, तो हम आज का पैसा फ्यूचर में मूव करने की आवश्यकता है। इसे मनी का फ्यूचर वैल्यू यानी एफवी कहा जाता है। इसी तरह अगर हमें आज के टर्म में फ्यूचर में प्राप्त होने वाले मनी के वैल्यू का वैल्यूएशन करना है तो हमें फ्यूचर के पैसे को आज के टर्म पर वापस ले जाना होगा। इसे पैसे का प्रेजेंट वैल्यू कहा जाता है। एग्जाम्पल 1: How much is rupees 5,000 in today's terms worth 5 years later assuming an opportunity cost of 8.5%? ये फ्यूचर वैल्यू की कैलकुलेशन का केस है क्योंकि हम आज हमारे पास मौजूद पैसे के फ्यूचर वैल्यू का वैल्यूएशन करने की कोशिश कर रहे हैं। फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट इंटू 1 प्लस अपॉर्चुनिटी कॉस्ट रेट पावर ऑफ नंबर ऑफ ईयर्स, that is equal to 5,000 into 1 plus 8.5% power to 5, that is equal to 7518.3। इसका मतलब है कि आज की 5,000 रुपये की तुलना 5 वर्षों के बाद 7,518.3 रुपये होगी, ये मानते हुए कि इसकी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट 8.5% है। एग्जाम्पल 2: हाउ मच इज रुपीज 10,000 रिसीवेबल आफ्टर 6 years worth in today's terms assuming an opportunity cost of 8.5%। ये स्पष्ट रूप से प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन का केस है क्योंकि हम प्रेजेंट वैल्यू के टर्म में फ्यूचर में प्राप्त होने वाले कैश के प्रेजेंट वैल्यू का वैल्यूएशन करने का ट्राई कर रहे हैं। प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू अमाउंट डिवाइडेड बाय 1 प्लस डिस्काउंट रेट रेज टू नंबर ऑफ ईयर्स, that is equal to 10,000 divided by 1 plus 8.5% power of 6, that is equal to 6129.5। इसका मतलब है कि फ्यूचर में 6 वर्षों के बाद रिसीवेबल्स 10,000 रुपये की आज की शर्तों में 8.5% की डिस्काउंट दर मानते हुए कीमत हुई 6,129.5। द फ्री कैश फ्लो (FCF). डीसीएफ एनालिसिस के लिए
हमें जिस कैश फ्लो पर विचार करने की आवश्यकता है उसे कंपनी का फ्री कैश फ्लो कहा जाता है। फ्री कैश फ्लो बेसिकली एक्स्ट्रा ऑपरेटिंग कैश है जो कंपनी लैंड, बिल्डिंग एंड इक्विपमेंट्स खरीदने जैसे कैपिटल एक्सपेंडिचर के लिए अकाउंटिंग के बाद जनरेट करती है। ये वो कैश है जिसका आनंद शेयर होल्डर्स कैपिटल एक्सपेंडिचर के अकाउंटिंग के बाद लेते हैं। एक हेल्दी बिजनेस का मार्क इवेंट इस बात पर डिपेंड करता है कि ये कितना फ्री कैश प्रोड्यूस कर सकता है। इस प्रकार फ्री कैश वो कैश है जो कंपनी के पास इन्वेस्ट सहित अपने सभी एक्सपेंसेस को पेड करने के बाद बचती है। जब कंपनी के पास फ्री कैश फ्लो होता है तो ये इंडिकेट करता है कि कंपनी एक हेल्दी कंपनी है। इसलिए इन्वेस्टर्स अक्सर ऐसी कंपनियों की तलाश करते हैं जिनके शेयर प्राइसेस अंडर वैल्यूड है और जिनके पास हाई या इंक्रीजिंग कैश फ्लो है, क्योंकि उनका मानना है कि टाइम के साथ डिस्पैरिटी गायब हो जाती है क्योंकि शेयर्स की प्राइस जल्द ही बढ़ जाएगी। इस प्रकार फ्री कैश फ्लो में हमें ये जानने में मदद करता है कि कंपनी ने एक वर्ष में अर्निंग जनरेट की है या नहीं। इसलिए कंपनी की ट्रू फाइनेंशियल हेल्थ का एनालिसिस करने के लिए एक इन्वेस्टर के रूप में अर्निंग्स के अलावा फ्री कैश फ्लो को देखें। कैश फ्लो स्टेटमेंट्स को देखकर किसी भी कंपनी के लिए एफसीएफ की कैलकुलेशन आसानी से की जा सकती है। इसका फॉर्मूला है FCF इज इक्वल टू कैश फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटीज minus capital expenditure. Let us calculate the FCF for the last 3 financial years for ARBL. Here is the snapshot of ARBL's FY14 annual report from where you can calculate the free cash flow. Step 1. Estimate the average free cash flow. As the first step, I estimate the average cash flow for the last 3 years for ARBL is equal to 209.7 plus 262.99 plus in bracket 51.6 that is negative divided by 3 is equal to 140.36 करोड़ रुपीज। पिछले 3 वर्षों के लिए एवरेज कैश फ्लो लेने का कारण ये श्योर करना है कि हम अत्यधिक कैश फ्लो का एवरेज निकाल रहे हैं और बिजनेस की साइक्लिकल नेचर के लिए भी अकाउंटिंग कर रहे हैं। उदाहरण के लिए ARBL के मामले में लेटेस्ट ईयर का कैश फ्लो 51.6 करोड़ पर नेगेटिव है। रूप से ये ARBL के कैश फ्लो का सही रिप्रेजेंटेशन नहीं है, इसलिए इस कारण से हमेशा एवरेज फ्री कैश फ्लो के नंबर्स लेने की सलाह दी जाती है। स्टेप 2, आइडेंटिफाई द ग्रोथ रेट। एक ऐसी रेट चुनें जो आपको राइट लगे। यह वह रेट है जिस पर आगे जाकर एवरेज कैश फ्लो बढ़ेगा। मैं आमतौर पर FCF को 2 स्टेजेस में डेवलप करना पसंद करता हूँ। पहला स्टेज पहले 5 वर्षों से संबंधित है और दूसरा स्टेज पिछले 5 वर्षों से संबंधित है। विशेष रूप से ARBL के संदर्भ में मैं पहले 5 वर्षों के लिए 18% और अगले 5 वर्षों के लिए लगभग 10% का उपयोग करना पसंद करता हूँ। अगर अंडर कंसिडरेशन कंपनी एक मैच्योर कंपनी है जो एक निश्चित आकार तक बढ़ गई है, जैसा कि एक लार्ज कैप कंपनी में होता है, तो मैं रिस्पेक्टिवली 15% और 10% की ग्रोथ रेट का उपयोग करना पसंद करूंगा। यह आइडिया कंजर्वेटिव होना चाहिए। 3. Estimate the future cash flows. We know the average cash flow for 2013 to 14 is rupees 140.26 crores at 18% growth rate. The cash flow for the year 2014 to 2015 is estimated to be 140.36 into 1 plus 18%, that is equal to 165.62 crore. The free cash flow for the year 2015 to 16 is estimated to be 165.62 into 1 plus 18%, that is equal to 195.43 crores. So on and so forth. Here is a table that gives the detailed calculation. इसके साथ अब हमारे पास फ्यूचर के फ्री कैश फ्लो का राइट एस्टिमेट है। यू में आस्क कि ये नंबर्स कितने रिलायबल है। आखिरकार फ्री कैश फ्लो की भविष्यवाणी करने का मतलब है कि हम सेल्स, एक्सपेंसेस, बिजनेस साइकिल और बिजनेस के हर एस्पेक्ट्स की भविष्यवाणी कर रहे हैं। यहाँ ट्रिक ये है कि फ्री कैश फ्लो ग्रोथ रेट को मानते हुए एज पॉसिबल कंजर्वेटिव होना चाहिए। हमने फ्यूचर के लिए 18% और 10% की ग्रोथ रेट मानी है। ये एक अच्छी तरह से
मैनेज और ग्रोइंग कंपनी के लिए काफ़ी कंजर्वेटिव ग्रोथ रेट नंबर है। द टर्मिनल वैल्यू। हमने 10 वर्षों तक फ्यूचर में फ्री कैश फ्लो की प्रेडिक्शन करने का ट्राई किया है, लेकिन 10 वर्ष के बाद कंपनी का क्या होगा? क्या इसका अस्तित्व समाप्त हो जाएगा? खैर, ऐसा नहीं होगा। एक कंपनी से एक ग्रोइंग कंसर्न होने की उम्मीद की जाती है कि जो हमेशा के लिए बनी हुई है। इसका मतलब ये है कि जब तक कंपनी मौजूद है, तब तक कुछ अमाउंट में फ्री कैश प्रोड्यूस की जा रही है। हालांकि जैसे जैसे कंपनियां मैच्योर होती है, तब फ्री कैश फ्लो प्रोड्यूस होने की रेट कम होने लगती है। जिस दर पर फ्री कैश फ्लो 10 ईयर्स से आगे बढ़ता है, उसे टर्मिनल ग्रोथ रेट कहा जाता है। यूजुअली टर्मिनल ग्रोथ रेट 5% से कम मानी जाती है। मैं पर्सनली इस रेट को 3 to 4% के बीच सेट करना पसंद करता हूँ। टर्मिनल वैल्यू 10 ईयर्स के बाद फ्यूचर के सभी फ्री कैश फ्लो का योग है, जिसे टर्मिनल ईयर भी कहा जाता है। To calculate the terminal value, we just have to take the cash flow of 10th year and grow it at the terminal growth rate. However, the formula to do this is different as we are calculating the value literally to infinity. Terminal value is equal to FCF into bracket 1 plus terminal growth rate divided by discount rate minus terminal growth rate. Do note that the FCF used in the terminal value calculation is that the 10th year. Let us calculate the terminal value for ARBL considering a discount rate of 9% and terminal growth rate of 3.5%, that is equal to 517.12 into 1 plus 3.5% divided by 9% minus 3.5%, that is equal to 9731.25 crore rupees. द नेट प्रेजेंट वैल्यू (एनपीवी). हम अगले 10 वर्षों के लिए फ्यूचर के फ्री कैश फ्लो को जानते हैं और हम टर्मिनल वैल्यू को भी जानते हैं, विच इज़ द फ्यूचर फ्री कैश फ्लो ऑफ एआरबीएल बियॉन्ड द 10th ईयर एंड अप टू इन्फिनिटी। अब हमें आज के टर्म में इन कैश फ्लो के वैल्यू का पता लगाने की आवश्यकता है। जैसा कि आपको याद होगा, ये प्रेजेंट वैल्यू कैलकुलेशन है। एक बार जब हम प्रेजेंट वैल्यू का पता लगा लेते हैं, तो हम एआरबीएल के नेट प्रेजेंट वैल्यू का एस्टिमेट लगाने के लिए इन प्रेजेंट वैल्यू को जोड़ देंगे। We will assume the discount rate at 9%. For example, in 2015 to 16, ARBL is expected to receive rupees 195.29. At 9% discount rate, the present value would be 195.29 divided by 1 plus 9% power of 2, that is equal to 164.37 crores. So here is how the present value of the future cash flows stack up. Along with this, we also need to calculate the net present value for the terminal value. To calculate this, we simply discount the terminal value by discount rate, that is equal to 9731.25 divided by 1 plus 9% power of 10, that is equal to 4110.69 crores. Therefore, the sum of the present values of the cash flow is NPV of future free cash flows plus PV of terminal value, that is equal to 1968.14 plus 4110.69, that is equal to 6078.83 करोड़ रुपीस। इसका मतलब है कि आज और भविष्य को देखते हुए मुझे उम्मीद है कि एआरबीएल कुल 6078.83 करोड़ रुपए का फ्री कैश फ्लो प्रोड्यूस करेगा, जिनमें से सभी एआरबीएल के शेयर होल्डर्स के होंगे। द शेयर प्राइस। अब हम डीसीएफ एनालिसिस के फाइनल स्टेज में हैं। अब हम फर्म के फ्यूचर के फ्री कैश फ्लो के बेसिस पर एआरबीएल के शेयर वैल्यू का कैलकुलेशन करेंगे। अब हम जानते हैं कि एआरबीएल द्वारा टोटल फ्री कैश फ्लो प्रोड्यूस होने की संभावना है। हम मार्केट में आउटस्टैंडिंग शेयर्स के नंबर्स भी जानते हैं। टोटल फ्री कैश फ्लो को शेयर्स के टोटल नंबर से डिवाइड करने से हमें एआरबीएल का पर शेयर प्राइस मिलेगा। हालांकि ऐसा करने से पहले हमें कंपनी की बैलेंस शीट से नेट डेट की वैल्यू की कैलकुलेशन करने की आवश्यकता है। नेट डेट करंट ईयर का टोटल डेट माइनस करंट ईयर कैश एंड कैश बैलेंस है। नेट डेट इज इक्वल टू current year total debt minus cash and cash balance for ARBL. This
would be net debt is equal to 75.94 minus 294.5, that is equal to into the bracket 218.6 crores. A negative sign indicates that the company has more cash than debt. This naturally has to be added to the total present value of free cash flow. Therefore, 6078.83 crores minus into bracket 218.6 crores, that is equal to 6297.43 crores. Dividing the above number by the total number of shares should give us the share price of the company, also called the intrinsic value of the company. Share price is equal to total present value of free cash flow divided by total number of shares. We know from ARBL's annual report the total number of outstanding shares is 17.08 crores. Hence, the intrinsic value or the per share value is 6297.43 divided by 17.08, that is equal to 368 rupees per share. This in fact is the final output of the DCF model. इंट्रिंसिक वैल्यू बैंड टीसीएफ मॉडल हालांकि काफ़ी साइंटिफिक है लेकिन कई अजम्पशंस पर बेस है। एस्टिमेशन लगाना विशेष रूप से फाइनेंस में एक आर्ट का रूप लेता है। जैसे जैसे आप आगे बढ़ते हैं और अधिक एक्सपीरियंस हो जाते हैं आप इसमें बेहतर होते जाते हैं। इसलिए सभी प्रैक्टिकल पर्पस के लिए हमारे लिए ये मानने की सलाह दी जाती है कि हमने इंट्रिंसिक वैल्यू कैलकुलेशन करते समय कुछ एरर्स किए हैं और इसलिए हमें मॉडलिंग एरर्स के लिए एकोमोडेट करना चाहिए। मॉडलिंग एरर्स के लिए एक छूट में पर शेयर की प्राइस की कैलकुलेशन के साथ फ्लेक्सिबल होने की परमिशन देती है। मैं व्यक्तिगत रूप से +10% को अपर बैंड के रूप में और -10% को लोअर बैंड के रूप में जोड़ना पसंद करता हूँ, जिसे मैं स्टॉक के इंट्रिंसिक वैल्यू के रूप में मानता हूँ। अप्लाइंग दैट ऑन अवर कैलकुलेशन, लोअर इंट्रिंसिक वैल्यू वुड बी 368 into 1 minus 10%, that is equal to rupees 331. Upper intrinsic value would be 405 rupees. इसलिए रुपीज 368 को स्टॉक के फेयर वैल्यू के रूप में मानने के बजाय अब मैं मान लूंगा कि स्टॉक का फेयर वैल्यू 331 और 405 के बीच है। ये इंट्रिंसिक वैल्यू बैंड होगा। इसके प्रेजेंट मार्केट वैल्यू के आधार पर हम कुछ ऑब्जर्वेशंस निकालते हैं। अगर स्टॉक की प्राइस लोअर इंट्रिंसिक वैल्यू बैंड से नीचे है तो हम स्टॉक को अंडर वैल्यूड मानते हैं। इसलिए किसी स्टॉक को खरीदने पर विचार करना चाहिए। यदि स्टॉक की प्राइस इंट्रिंसिक वैल्यू बैंड के भीतर है तो स्टॉक को फेयर वैल्यूड माना जाता है। हालांकि कोई नई बाइंग की सलाह नहीं दी जाती है। कोई भी मौजूदा पोजीशंस में बने रहना जारी रख सकते हैं। यदि स्टॉक की प्राइस हाई इंट्रिंसिक वैल्यू बैंड से ऊपर है तो स्टॉक को ओवर वैल्यूड माना जाता है। इन्वेस्टर या तो इन लेवल्स पर प्रॉफिट बुक कर सकता है या होल्ड कर सकता है, लेकिन निश्चित रूप से इन स्तरों पर नहीं खरीदना चाहिए। स्पॉटिंग बाइंग अपॉर्चुनिटीज, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट और इससे जुड़ी एक्टिविटीज स्लो स्पीड से चलने वाली लोकोमोटिव ट्रेन की तरह है। दूसरी ओर एक्टिव ट्रेडिंग फास्ट बुलेट ट्रेन की तरह है। जब लॉन्ग टर्म में वैल्यू की अपॉर्चुनिटी होती है तो ये अपॉर्चुनिटी कुछ टाइम के लिए बाजार में होती है। ये वास्तव में जल्दबाजी में गायब नहीं होती है। अगर हम चार्ट पर देखते हैं, अमर राजा का स्टॉक प्राइस 2014 में ओवर वैल्यूड था, पर कंपनी के फंडामेंटल्स बेटर होने के कारण लॉन्ग टर्म में इसने अच्छा परफॉर्म किया है। 2013 में लगभग 5 महीने तक बैंड के भीतर स्टॉक कंफर्टेबली ट्रेड कर रहा था। आप वर्ष के दौरान किसी भी टाइम स्टॉक को बाय कर सकते थे। खरीदने के बाद आपको बस इतना करना था कि रिटर्न के लिए तैयार रहे। वास्तव में यही कारण है कि वे कहते हैं बेयर मार्केट वैल्यू क्रिएट करते हैं। पूरे वर्ष 2013 में मार्केट बेयरिश था, जिससे क्वालिटी स्टॉक्स में वैल्यूएबल बाइंग की अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हुई। 2013 में इस स्टॉक का प्राइस 300 रुपीज़ के करीब था। अब 2024 में इसका प्राइस 1254 रुपीज़ है। कंक्लूजन, इन 3 वीडियोज़ में हमने इक्विटी रिसर्च के डिफरेंट एस्पेक्ट्स को देखा है। जैसे कि आपने महसूस किया होगा, इक्विटी रिसर्च केवल 3 अलग अलग पर्सपेक्टिव से कंपनी का इंस्पेक्शन करने की प्रोसेस है। स्टेज 1 में हमने कंपनी के क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स को देखा। इस स्टेज पर हमने ये पता लगाया कि कंपनी कौन,
क्या, कब, कैसे और क्यों है। मैं इसे इक्विटी रिसर्च का एक अत्यंत इम्पोर्टेंट स्टेज मानता हूँ। अगर यहाँ कुछ रियलिटी में कन्विंस करने वाला नहीं है तो मैं आगे नहीं बढ़ूंगा। याद रखें कि मार्केट अपॉर्चुनिटीज का ओशियन है, इसलिए अपने आप को ऐसे अपॉर्चुनिटी के लिए कमिट करने के लिए फोर्स न करें जो आपको राइट वाइब न दे। मैं स्टेज 1 में अपने फाइंडिंग्स के साथ 100% कन्विंस होने के बाद ही स्टेज 2 पर आगे बढ़ता हूँ। स्टेज 2 बेसिकली एप्लीकेशन ऑफ स्टैंडर्ड चेकलिस्ट है, जहाँ हम कंपनी के परफॉर्मेंस का इवैल्यूएशन करते हैं। हमने जिस चेकलिस्ट की चर्चा की है वो सिर्फ मेरा वर्जन है, जो मुझे लगता है कि काफ़ी अच्छी चेकलिस्ट है। मैं आपको अपनी खुद की चेकलिस्ट बनाने के लिए प्रोत्साहित करूंगा, लेकिन ये श्योर करें कि प्रत्येक चेकलिस्ट आइटम को शामिल करते समय आपके पास एक रीजनेबल लॉजिक है। ये मानते हुए कि कंपनी इक्विटी रिसर्च के स्टेज 1 और 2 दोनों को अप्रूव करती है, मैं इक्विटी रिसर्च स्टेज 3 पर आगे बढ़ता हूँ। स्टेज 3 में हम स्टॉक के इंट्रिंसिक वैल्यू का वैल्यूएशन करते हैं और इसका कंपैरिजन मार्केट वैल्यू से करते हैं। अगर स्टॉक इंट्रिंसिक वैल्यू से चीप ट्रेड कर रहा है तो स्टॉक को एक अच्छी बाइंग माना जाता है, अन्यथा ऐसा नहीं है। नहीं तो आप इसको इग्नोर कर सकते हैं। जब सभी 3 स्टेजेस आपकी सेटिस्फैक्शन के लिए अलाइन होते हैं तो आपको निश्चित रूप से स्टॉक के मालिक होने का विश्वास होगा। एक बार जब आप बाय कर लेते हैं तो इसमें बने रहें। डेली के अप एंड डाउन को इग्नोर करें। एक्चुअली ये कैपिटल मार्केट का गुण है और मार्केट को अपना काम करने दें। ये इक्विटी रिसर्च का लास्ट वीडियो था। अगले वीडियो में हम फंडामेंटल एनालिसिस को कंक्लूड कर लेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। प्लीज़ डू लाइक, कमेंट, share and subscribe to my YouTube channel.